हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज से हम लोग क्लास 10th मैथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में 6 अंक वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मतलब जो 6 अंक के क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इन पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे जिनके चांसेस आने के बोर्ड परीक्षा में बहुत हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। मतलब हर पेपर में 100% क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई और दूरी मतलब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, ऊंचाई दूरी का। तो उसको आपको अच्छे से करना है। जिसमें से एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए। सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के खंबे लगे हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो क्या पूछा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। क्या पूछा है, एक तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। तो कहीं लॉन्ग क्वेश्चन जैसे 6 अंक वाला है तो उसमें दो दो चीज पूछ लेता है। तो इस सवालों के हल करने का पहला तरीका होता है फर्स्ट फिगर बनाना है। फिगर अगर सही बना तो आप मतलब 50-30% क्वेश्चन को हल कर लिए। फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। तो अब एक एक लाइन पढ़कर फिगर बनाएंगे। क्या रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के खंबे, समान ऊंचाई के खंबे। तो पहले मान लीजिए ये हमारा सड़क है ना, क्या है, ये सड़क है। सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो पूरा लंबाई कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हैं। तो मान लीजिए समान ऊंचाई इतनी है, इतने के समान ऊंचाई के खंबे लगे हैं ना, समान ऊंचाई के खंबे। मान लीजिए ए बी एक खंबा है, एक सी डी खंबा है ना। ए बी और सी डी समान ऊंचाई के खंबे लगे हैं। फिर क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो मान लीजिए इस सड़क है, इसके बीच कोई, एकदम बीच नहीं बोला है, कह रहा है कि बीच में एक कोई बिंदु है। मान लीजिए हमारा बिंदु कौन सा है, बिंदु P है। बिंदु P से मतलब बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब इस बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण और इस बिंदु से इस खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो 60 डिग्री किसको बनाएंगे, 60 डिग्री जो पास रहेगा बिंदु ना, जैसे ये वाला पास है तो इसको 60 डिग्री बनाएंगे। उससे कोई मैटर नहीं करता किसको बना लेंगे, लेकिन लॉजिकल रहता है कि जो पास बिंदु रहता है वो ज्यादा कोण बनाता है और जो थोड़ा दूर रहता है वो कम। तो ये 30 डिग्री कोण बनाया। तो हमें क्या पता है, खंभों की ऊंचाई बताना है, खंभों से बिंदु की दूरी। तो हम लोग मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभे की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं h है ना, खंभे की ऊंचाई कितना है h। तो सीडी खंभा और ए बी खंभा क्या है, बराबर है। तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h। जब ये त्रिभुज लेंगे तो हमें आधार की जरूरत पड़ेगी इतना और इतना। तो हम लोग सपोज कर रहे हैं इसको मान लेते हैं x, इसको x मान लेंगे तो ये कितना बचेगा, जैसे पूरा 80 था, इतना x तो 80 में से घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा, मतलब 80 माइनस x। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में बारी बारी से, जैसे लंब आधार दिया है तो tan लगा दो, tan या कॉट, लेकिन tan सरल पड़ता है तो tan दोनों त्रिभुज में लगा देंगे, एकदम आराम से हल हो जाएगा। तो हल में कैसे लिखेंगे,
जो जो माने हैं हम लोग क्या माने हैं, माना खंभों की ऊंचाई कितनी है, खंभों की ऊंचाई h मीटर है। हल है हम लोग का। तो पहले हम लोग त्रिभुज ABP में चलते हैं। किसमें, त्रिभुज ABP में, त्रिभुज ABP में। ABP में क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री। देखो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके लिए लंब थीटा के सामने की भुजा h लंब है और आधार 80 माइनस x, तो h 80 माइनस x। तो अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर h/80 माइनस x। तो यहां से क्या हो जाएगा, और तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 80 माइनस x बराबर √3h ना, कितना हो गया। अब यहां से हम लोग एक का मान निकाल ले रहे हैं, या तो अभी छोड़ते हैं ना, अभी छोड़ रहे हैं, अब दूसरा त्रिभुज लेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग मान निकालेंगे इसका। देखो त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDP में, त्रिभुज CDP में इसमें क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, 60 के सामने की भुजा h मतलब लंब बटे आधार x, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब मतलब h बटे आधार मतलब x। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 बराबर h/x। तो यहां से हम लोग का निकल जाएगा h बराबर करड़ी में 3x। h बराबर कितना निकला, करड़ी में 3x। तो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1। हमारा h का मान निकल गया रूट में करड़ी में 3x। अब देखो हमको h का वैल्यू निकालना है, एक का निकाल, पहले हम लोग x का निकालते। देखो h का मान इतना आ गया, अगर h का मान यहाँ रख देंगे तो हम लोग का x का मान आ जाएगा, फिर x का मान इसमें रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा। अब इसके बाद मतलब सबके हल करने का तरीका अलग होगा ना। हम देखो h का मान यहाँ रख रहे हैं, h का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, फिर उसके हिसाब से h निकालेंगे, क्योंकि हमें x भी निकालना है, क्योंकि खंभों से बिंदु की दूरी मतलब एक x एक h माइनस x, एक खंबा से h 80 माइनस x दूरी पर है, दूसरे खंबा से x, तो x और h दोनों निकालना है। तो हम पहले x निकाल लेते हैं, मतलब समीकरण 2 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 का जो h का मान है 1 में रख रहे हैं, तो क्या है, समीकरण 1 80 माइनस x बराबर √3 था, h का वैल्यू √3 इंटू x। तो देखो अब 80 माइनस x, रूट में 3 का गुणा रूट में 3 तो 3 आएगा ना, 3 इंटू x, ए वाला इधर चला जाएगा, कितना आएगा 80 बराबर 4x, 80 बराबर 4x। तो x के वैल्यू 20 चौक के 80 भाग हो जाएगा, कितना आएगा, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 आ गई। अब x का मान इसमें रख देंगे, अब x का मान लिखेंगे, x की वैल्यू निकल गया, तो अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे तो हमारा h का मान निकल जाएगा, खंबे की ऊंचाई। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो h बराबर x का मान कितना है, तो 20 ना, तो 20, तो इसको लिख देंगे 20 करड़ी में 3, ऐसे अच्छा लगेगा, करड़ी में 3 इंटू 20 नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखेंगे 20 करड़ी में 3।
h का मान मतलब खंबे की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर। क्या क्या पूछा है वो देखो लिखेंगे लास्ट में। हमको क्या पूछा था, खंभों की ऊंचाई, तो लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई कितना, h बराबर कितना आया 20 कड़ी में 3, मात्रक क्या था मीटर। फिर खंभों से बिंदु की दूरी, तो हमारा CD खंभा से कितनी दूरी x, तो CD खंभा से बिंदु P है ना, ये क्या था, यही था बिंदु P। तो CD जो खंभा है उससे बिंदु कितनी दूरी पर है x के वैल्यू 20 मीटर। मतलब लिखेंगे CD खंभे से, या प्रथम खंभा द्वितीय खंभा भी नाम दे देंगे। तो CD खंभे से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी थी, दूरी थी x की वैल्यू कितनी निकली है 20 मीटर, तो x की वैल्यू 20 मीटर। अब फिर AB खंभा से बिंदु P कितनी दूरी पर है 80 माइनस x, तो 80 और x में से घटा देंगे 80 माइनस 20 मतलब 60 आएगा। तो लिखेंगे AB खंभे से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी कितनी है 80 माइनस x, 80 x के मान 20, आंसर कितना आ गया 60 मीटर। देखो यही पूरा आंसर है और लास्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो क्या आया, खंबे की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर, CD खंबे से बिंदु P की दूरी कितनी आया 20 मीटर, और AB खंबे से बिंदु P की दूरी 60 मीटर निकल कर आया। तो क्या दिया था कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों साइड समान ऊंचाई के खंबे हैं, और खंबे और सड़क के बीच में एक बिंदु कोई है, उससे जो खंबे के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ऐसे फिगर बनाया। तो पहले हम लोग खंबे की ऊंचाई h मान लिए, हमें जब tan थीटा लगाएंगे ऊंचाई और आधार में, तो a भला भी भाग चाहिए। तो या तो खंबे से बिंदु के बीच की दूरी, तो एक का x मान लिए, तो दूसरे का 80 माइनस x, यहाँ सॉरी यहाँ 80 था ना, 80 मीटर था, तो 80 माइनस x मीटर हो गया। फिर दोनों त्रिभुज में बारी बारी से tan लगाए, फिर उसके हिसाब से फिर प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, मान रखकर अपना h और x का मान निकल दिए। तो इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। मतलब ऊंचाई और दूरी से एक सवाल, कभी कभी तो 2 सवाल भी एक सेट में पूछे जाते हैं। मतलब 6 से लेकर 10 नंबर तक ऊंचाई और दूरी से केवल आ जाता है प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब उसके ऊपर रखा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 मीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले इसको क्या करना, पहले फिगर बनाना पड़ेगा, फिर उसमें क्या क्या दिया उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिगर बनाने के लिए एक एक लाइन पढ़ेंगे कि एक खिलौना 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का। खिलौना कैसा है, शंकु के आकार का। तो पहले हम लोग शंकु बनाएंगे। क्या है, शंकु के आकार का है। तो शंकु ऐसा होता है, शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर है। त्रिज्या मतलब यहां से केंद्र से यहां की परिधि तक की दूरी को 3.5 मीटर, ये आर का मान है ना, त्रिज्या का मान, शंकु की त्रिज्या का मान 3.5 मीटर दिया है। फिर कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब उसी त्रिज्या का मतलब है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है उसकी भी त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो उस पर जो ये शंकु है उसके ऊपर अध्यारोपित है, रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है
जब दोनों की त्रिज्या बराबर रहेगी तो शंकु को अगर उस पे ऊपर रखेंगे तो वो पूरा जगह अर्धगोले वाला घेर लेगी। शंकु तो कैसे बनेगा फिगर, तो इस देखो जो ये शंकु का आधार है, शंकु का आधार जो गोल सा होता है सर्कल सा, अगर अर्धगोले को रखोगे तो अर्धगोला भी सेम त्रिज्या का है, तो जो शंकु है वो पूरी जगह को छेक लेगा ना, पूरा जगह उसका ग्रहण कर लेगा, मतलब ये पूरा आर पार नहीं, कुछ नहीं सरफेस बचेगा। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर ना, ये जो ऊंचाई है ये भी 3.5 मीटर है। शंकु है, अरे अर्धगोला है सॉरी, तो इधर इधर का नापेंगे, ये भी 3.5, इधर इधर कहीं भी मापेंगे केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को 3.5 मीटर आएगा। और क्या दिया है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई मतलब पूरी ऊंचाई कितना दिया है 15.5 मीटर दिया है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या देखो वक्रपृष्ठ निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तिर्यक ऊंचाई से पहले हम लोग को क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो अगर इस देखो इतना इतना कितना है, इतना का मान 3.5 मीटर है, कितना है 3.5 है। तो अगर इसका मतलब यहां से लेके यहां तक क्या है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो h का मान कैसे निकालेंगे, पूरा कितना है 15.5, इतना कितना है 3.5, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे हल में, पहले दिया क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया क्या है, दिया था शंकु की त्रिज्या, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को स्मॉल आर से कर देते हैं 3.5 मीटर, और शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का हम लोग कैपिटल आर मान ले क्योंकि फार्मूला में ऐसे अलग अलग दिखेगा ना, 3.5 मीटर। अब क्या हम लोग ऊंचाई निकाल रहे हैं शंकु की ना, तो शंकु की ऊंचाई क्या निकाल रहे हैं, शंकु की ऊंचाई h बराबर, h का मान पूरा मतलब 15.5 मीटर में से एक घटा देंगे इतना, तो इतना बचेगा 15.5 मीटर माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर घट के ना, h का मान आ गया। तो हमें अब क्या चाहिए, वो संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ निकालने के लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो हम लोग निकालेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं L। L बराबर क्या होता है, करड़ी में h² प्लस r² ना, और मान रख देंगे L बराबर करड़ी में h का मान 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 r का मान, दोनों को अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 12 का वर्ग 144, 35 का होता है 1225, तो एक अंक है तो दो अंक पे दशमलव हो जाएगा 12.25, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 144 और 12.25, तो 156.25। अब एक इसका है देखो 144 से ज्यादा है 169 से कम है, तो 12 का वर्ग और 12 के वर्गमूल और 13 के वर्गमूल से बीच में आएगा, तो इसका आता है 12.5 आता है ना। या तो ऐसे भी जान सकते हो कि 15,000 जो 15,625 होता है वो 125 का वर्गमूल होता है, तो एक दो अंक है तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 12.5 मीटर। तो हमें सारी चीजें पता हो गई, RHL। अब हमें क्या लगाना है, फार्मूला क्या निकालना है, शंकु खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, किससे बना है, शंकु से बना है, अर्धगोला, शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अगर जोड़ देंगे तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल में क्या लिखेंगे, सॉरी खिलौना का ना लिखेंगे, खिलौने का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो खिलौना किससे बना है? और शंकु से बना है और अर्धगोले से बना है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ेंगे, लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर एल, स्मॉल आर इसका था ना शंकु का, तो इसलिए पाई आर एल लिखे, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर, आर इसका कैपिटल आर हम लोग माने हैं अर्धगोले, तो कैपिटल आर लिख लेंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर। अब केवल वैल्यू रखकर या मान निकालना है। देखो ऐसे निकलेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान 3.5 है, तो इसको 35/10 लिख सकते हैं, तो 35/10। एल का मान 12.5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 125/10 ना, प्लस 2 पाई 22/7 गुड़े आर का मान 3.5 है, तो 35/10 लिख रहे हैं ना, तो 35/10, 35/10। देखो केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो कैसे करेंगे? तो 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर इसमें कैसे 5, अरे सॉरी ऐसे कटे ना, 5 सते 35, 5 दूनी 10, फिर ये 7 से ये 7 कैंसिल, 2 से ये वाला 2 से 11 बार में ना, तो 11 गुड़े 125, तो गुड़ा करेंगे 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 1 कम 11 2 13, 137/10 प्लस यहाँ भी देखो 5 दूनी 10, सॉरी 5 सते 35, 5 दूनी 10, ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ए वाला कैंसिल, तो 22 और 35 आया ना, तो 35 दूनी 70 होता है, 7 35 दूनी 70, 77/10 इतना आ गया ना। कैलकुलेशन आप जैसे भी कर सकते हैं, जैसे इसका भाग देंगे तो क्या आ गया? एक अंक पे 10 से भाग देंगे, तो 137.5 प्लस एक अंक पे 10 मतलब 10 से कट जाएगा 77। अगर जोड़ेंगे तो पहले 5 जुड़ेगा, इधर 10 इस पार, फिर 7 7 14 की 4 हंसी लगा 1, 7 3 10, 1 11 हंसी लगा 1 1 1 2 और एक अंक पे 214.5 मात्रक मीटर, तो वक्रपृष्ठ है, तो संपूर्ण पृष्ठ है, वक्रपृष्ठ है, तो मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आया। इसमें क्या था? अर्धगोला और शंकु का संयोजन का सवाल था। तो पहले हम लोग उसकी ऊंचाई निकालकर फिर तिर्यक ऊंचाई भी निकालना था, 12.5 आया। फिर शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, जोड़ देंगे दोनों को तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर मान रख के केवल हल कर दिए। अब यहाँ से हल करने का तरीका कैसे कटम पिटम आप कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आया 214.5 मीटर स्क्वायर आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग का 2 चर रैखिक समीकरण का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का मतलब ये यूनिक सवाल है, इकाई दहाई अंक वाला, और इसमें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। और जो इस सवाल का है 2 आंसर पॉसिबल है, वो क्यों पॉसिबल है इसको भी जानेंगे, क्योंकि बहुत लोग एक ही आंसर बताते हैं। तो हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है और संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या किससे बनी होती है?
तो दहाई दहाई का अंक होता है, इकाई का अंक होता है। इकाई के अंक में 1 से गुणा होता है, दहाई के अंक में 10 का गुणा। जैसे 12 लिखा है तो उसको लिखेंगे 10 गुणे 2 प्लस 1। जैसे लिखा है 23 तो 10 गुणे 2 प्लस 3 ना। तो उसी प्रकार से इस सवालों को हल करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, इकाई और दहाई का अंक मानते हैं। तो हल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक x है। दहाई का अंक कितना मान रहे हैं, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो मूल संख्या मतलब जो मूल संख्या बनेगी वो क्या होगी, तब मूल संख्या मतलब दहाई में कितने का गुणा होता है, 10 का। तो 10x हो जाएगा प्लस इकाई में 1 का गुणा, तो 1 का गुणा से कोई फर्क नहीं, तो 1 इंटू वाई तो y। तो अगर दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, तो मूल संख्या क्या हो जाती है, 10x प्लस y। अब कह रहा है कि इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंकों को पलटने ना, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब उसमें दहाई का अंक y हो जाएगा, इकाई का अंक x हो जाएगा। तो यहाँ पर उलट जाएगा ना, तो हो जाता है 10y प्लस x। यही चीजें थी, दहाई का अंक x, इकाई का अंक y माने, तब मूल संख्या 10x प्लस y हुई। और जब अंकों को पलटे मतलब दहाई का अंक इकाई पर, इकाई का अंक दहाई का स्थान पर हो गया, तो 10y प्लस x हो गया। अब क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या ए संख्या हो गई और इसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या ए वाली हो गई, दोनों का योगफल 66 है। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि पहली जो संख्या थी 10x प्लस वाई, प्लस जो संख्या के अंकों को पलटे तब जो संख्या बनी तो 10y प्लस x, इन दोनों का योगफल कितना है, 66 है। यही पहला शर्त है। इसको हल करेंगे, 10x प्लस x कितना हो गया, 11x प्लस y प्लस 10y 11y बराबर 66। अगर 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर 66। अब अगर भाग देंगे तो x प्लस y बराबर 6। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया, समीकरण सेकेंड शर्त ना, सेकेंड शर्त क्या कर रहा है, प्रथम शर्तानुसार है हुआ सर। सेकेंड शर्त कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब दहाई और इकाई का अंतर है और इकाई और दहाई का अंतर 2 है। मतलब अगर हम लोग दहाई और मतलब x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है ना। समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। देखो ये दहाई का अंक है, इकाई का, मतलब इसमें दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा, तो 2। ये भी पॉसिबल हो सकता है ना कि इकाई का अंक बड़ा हो, दहाई का अंक छोटा हो, तो ये 2 बार बन सकता है, या ए भी बन सकता है ना। x माइनस इसमें बनेगा y माइनस x बराबर 2, ए वाला भी समीकरण नंबर 2 हो सकता है। मतलब अगर इसमें x क्या है, दहाई का अंक है, तो दहाई का अंक बड़ा है, इकाई का अंक छोटा, तो 2 आया। हमें क्या पता, हो सकता है इकाई का अंक भी बड़ा हो, इकाई का अंक बड़ा है तो ए वाला y माइनस एक्स बराबर 2। तो ये दोनों पॉसिबल है, यही इसका मिस्टेक, मतलब यही इसमें ट्विस्ट है ना। एक बार हम लोग समीकरण ए वाला पहले ए वाला हल करेंगे, फिर एक बार ए वाला हल करेंगे। तो समीकरण
इसको 3 दे दे रहे हैं यहाँ ना। पहले हम लोग समीकरण 1 व 2 से ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। सिंपल सवाल है, समान है, एक तो कट गया, विलोपन विधि है तो समीकरण हल करने वाला, प्लस माइनस कट गया, जोड़ने पर है ना, ये जोड़े समीकरण को क्या है, जोड़ने पर, तो क्या हो गया 2x 6 2 8, x बराबर, देखो x बराबर 4, तो अगर इसमें मान रख देंगे x बराबर 4 1 में रखने पर, x बराबर 4 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही था, x बराबर 4 रख दिए और y बराबर 6, तो यहां से y बराबर 2, मतलब यहां से क्या निकला x कामा y, मतलब इसका मान कितना निकला 4 का मान 2 ना, x का मान 4 y का मान 2, जो समीकरण 1 और 2 लिए ना। फिर और समीकरण 1 व 3 लेंगे तब, समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 3 क्या है y माइनस एक्स बराबर 2, तो इसमें कौन कटेगा, इसमें x कटेगा ना, पहले से 3 रखे तो a कट जाएगा, तो y जुड़ जाएगा तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4, y बराबर 4 आ गया ना, y बराबर 4, तो y का मान किसी में भी रख दे, y का मान 1 में रख ले रहे हैं, y का मान 1 में रखने पर, जब y का मान 1 में रखोगे तो y का मान कितना है x प्लस y का मान 4 बराबर 6, तो यहां से x बराबर 2, तो यहां से x और y का मान कितना निकल कर आ गया 2 4 ना, x का मान 2 y का मान 4 यहां से, और यहां से x का मान 4 2, मतलब उल्टा निकल कर आ गया। तब क्या पूछा था, तो संख्या, तो हमारी मूल संख्या पूछी जाती है ना, अगर पूछी जाती नई संख्या तो ए वाला, तो हमको पूछा है संख्या, मतलब संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस वाई, इसमें 2 शर्त लगा देंगे, जब x बराबर 4 y बराबर 2, जब x बराबर 2 y बराबर 4, देखो x बराबर 4 y बराबर 2 ए वाला, x बराबर 2 y बराबर 4 ए वाला ना, तो रखेंगे तो कितना आएगा 10, x का मान 4 प्लस y का मान 2, 10 चौका 40 प्लस 2, तो यहां से आ गया 42। दूसरा x बराबर 2, मतलब x 10 गुणे 2 प्लस 4, तो 10 दूना 20 प्लस 4, तो इसका मान आ गया 24, तो इसका आंसर कितना आ सकता था 42 और 24 दोनों आ सकता है ना, या तो एक, तो यही इसका ट्विस्ट था। तो क्या करते हैं, पहले दहाई का अंक इकाई का अंक मान लेते हैं xy, फिर तो मूल संख्या 10x प्लस y हो जाएगी, और संख्या के अंकों को पलटेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगी। फिर कह रहा था कि जो पहली संख्या थी और जो पलट कर बनी संख्या है उन दोनों का योग 66 है, तो 66 यहाँ है, यहाँ कितना है 66 है, फिर यहाँ से जोड़ के फिर कॉमन लेकर एक समीकरण बन गया x प्लस वाई 6। फिर कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो अंकों का अंतर मान लीजिए दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक छोटा, तो x माइनस वाई बराबर 2 आ गया। अगर ये भी हो सकता है कि इकाई का अंक बड़ा हो y दहाई का अंक छोटा हो, तो y माइनस एक्स बराबर 2, जैसे वही देखो 24 आया है तो इसमें इकाई का अंक बड़ा है दहाई का अंक छोटा, तो 4 माइनस 2 2 आया है, और 24 और 42 आया है, तो इसमें दहाई का अंक 4 है, वाई दहाई का अंक बड़ा है इकाई का अंक छोटा है, तो इसी तरह से 2, फिर 2 समीकरण बन गया। फिर इन पहले 1 और 2 कॉल किए, फिर 1 और 3 कॉल कर, 1 और 2 1 और 3, तो 1 और 2 से x का मान 4 y का मान 2 आया, और 1 और 3 से x का मान 2 y का मान 4, मतलब बस उलट कर आया है, तो बस संख्या क्या हो गई 10x प्लस वाई, जब x बराबर 4 y बराबर 2 तो 42, जब x बराबर 2 y बराबर 4 तो 24, तो इसके 2 आंसर पॉसिबल थे। तो आज के लिए हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सभी सवाल अच्छे से क्लियर होंगे। मिलते हैं
किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।